गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज जीपीएस। तो बच्चों जो है आपका कक्षा 11वीं जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज जो है चौथे भाग में प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषता पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचनाएं बताया गया था आपको बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो ये है ना, उसकी व्याख्या क्या, सॉरी। अब यहाँ पर देखते हैं अपन जो है रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषता, है ना। चलिए देखते हैं रॉबिन्स की परिभाषा की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, मनुष्य को केवल विवेकशील प्राणी मानना, मतलब असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के बीच उचित संयोजन करना एवं विवेकशील प्राणी मनुष्य को ही अपने विश्लेषण का आधार माना कर परिभाषित दी गई है ना। इसमें मेन जो है मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना गया है प्रोफेसर रॉबिन्स ने। अगला देखते हैं अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान। तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक मानव विज्ञान कहा गया है जिसके अंतर्गत मनुष्य संबंधित पहलू का ही अध्ययन किया जाता है रॉबिन्स के अनुसार, है बच्चों। अगला है मानवीय व्यवहारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, मतलब रॉबिन्स की परिभाषा मानवीय व्यवहार को विश्लेषणात्मक अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र में मनुष्य की किसी विशेष क्रिया का नहीं बल्कि सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अगला है चौथा है भौतिक और अभौतिक क्रियाओं में भेद ना करना। रॉबिन्स की परिभाषा जो है भौतिकता के भ्रमजाल में नहीं फंसी है, अर्थात उन्होंने भौतिक अभौतिक आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं में भेद नहीं किया है। अगला देखेंगे अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र। रॉबिन्स की परिभाषा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत और सामाजिक दोनों ही प्रयत्न सम्मिलित है और मानवीय साधन सीमित होने से प्रत्येक व्यक्ति के सामने चाह वह समाज में रहता है या बाहर चुनाव का प्रश्न रहता है। इसलिए अब अर्थशास्त्रीय वस्तु विनिमय में, मुद्रा विनिमय, व्यक्तिगत तथा सामाजिक आचरण में समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थ में लागू होती है। तो इस प्रकार जो है रॉबिन्स की जो है विशेषता यहाँ पर बताया गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अपन जो है रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना होती है, कैसे होता है। पहला है अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है अत्यधिक व्यापक, माना तो उसका जो बताया गया अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है व्यापक बता दिया गया है। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बिकम बेडर। तो प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार जो है अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध सीमित साधनों एवं चुनाव की समस्या से होता है। इससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक हो जाता है कि इसके अंतर्गत मानव जीवन की सभी क्रियाएं आ जाती है ना, जिसका अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं होता, जैसे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक। तो इसी कारण इसका क्षेत्र जो है व्यापक बताया गया बच्चों अपना। अगला साधन है साध्य के बीच अंतर स्पष्ट नहीं, मतलब कौन साधन है कौन साध्य है इसका अंतर नहीं किया गया यहाँ पर। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में साधन और साध्य शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वे इसके बीच अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। आलोचकों के अनुसार एक समय में जो साध्य होता है वही दूसरे समय में साधन बन जाता है। जैसे सामान लेते हैं, हमारा वो साधन है, साध्य जो हम पैसा से लेते हैं ना बच्चों। तो तीसरा है उद्देश्यों की प्रतिष्ठित है ना, प्रति तटस्थ, मतलब है नेचुरल अमाउंट इंडिंग्स। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को उद्देश्यों के प्रति तटस्थ माना है, अर्थात अर्थशास्त्री को उचित एवं अनुचित के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन आलोचकों का मत है कि अर्थशास्त्री आर्थिक नीति की व्याख्या विश्लेषण करता है, अर्थात अर्थशास्त्री जो उद्देश्य के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता। अब आता है चौथा है परिभाषा जटिल, कॉम्प्लेक्स। तो आलोचकों के अनुसार जो है रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा जो अत्यंत जटिल है, जन सामान्य की समझ से परे होते हैं। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिए पांचवा, अर्थशास्त्र जो विज्ञान के साथ साथ कला भी है। इकोनॉमिक्स इज आर्ट एंड साइंस बोथ। आलोचकों के अनुसार प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मान लिया है, जो सही नहीं है। अर्थशास्त्र विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है, क्योंकि इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पर जो चौथा नंबर जो है विकास संबंधी परिभाषा है, सेल्विन्सन के अनुसार जो बताया गया है। जैसे कि आधुनिक अर्थशास्त्र ने अर्थशास्त्र की एक गतिशील परिभाषा दी है। सेल्विन्सन के अनुसार जो अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य तथा समाज किस प्रकार मुद्रा द्वारा अपना मुद्रा के बिना विभिन्न वस्तुओं को उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रयोगों जो है अल्टरनेटिव यूजिंग वाले दुर्लभ साधनों का एक समय अवधि में प्रयोग करते हैं, तथा किस प्रकार इनका वितरण समाज के विभिन्न लोगों और वर्गों में वर्तमान और भावी उपयोग के लिए
करते हैं। तो देखेंगे सिमोनसन के अनुसार जो बताया, इन गणनात्मक युग में मनुष्य की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती जा रही है, अतः हमारी समस्या मात्र वर्तमान उपलब्ध साधनों के कुशलतम उपयोग तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उच्च जीवन स्तर पर प्राप्त करने की भी है। उच्च जीवन स्तर पर प्राप्त करने के नए नए साधन खोजने होंगे। इसके अतिरिक्त सिमोनसन की परिभाषा में एहसास का संबंध न केवल दुर्लभ साधनों के एक निश्चित समय अवधि में प्रयोग हो सकता है, बल्कि उनमें भावी उपयोग भी होता है। तो इस प्रकार जो है सिमोनसन ने बताया है कि किस प्रकार हम भविष्य के लिए भी अपना योजनाएं बनाते हैं। तो विकास संबंधी परिभाषा जो उनकी विशेषता है, पहला है अर्थशास्त्र का संबंध सीमित साधनों के वितरण उपयोग से है। इस परिभाषा में न केवल साधनों के वितरण पर बल दिया गया है, बल्कि वहाँ पर उनके कुशलतम उपयोग पर भी बल दिया गया है, ताकि उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया जा सके। दूसरा है बच्चों, यहाँ पर इस परिभाषा में न केवल साधनों के कुशलतम उपयोग की बात कही है, बल्कि नए साधनों की खोज पर भी बल दिया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। अगला बच्चों यहाँ तीसरा, यह परिभाषा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन को समय के एक निश्चित बिंदु के संदर्भ में नहीं देखती, बल्कि समय अवधि के संदर्भ में लेती है। अर्थात अर्थशास्त्र का संबंध वस्तु के वर्तमान और भावी दोनों उत्पादनों के निर्धारण में से किया जाता है बच्चों। अगला देखेंगे अर्थशास्त्र की श्रेष्ठ परिभाषा जो बताया गया है, यहाँ पर थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर समझा देता हूँ पढ़ के बच्चों, है ना। तो देखिए यहाँ प्रोफेसर जो है एडम स्मिथ जो है, प्रोफेसर मार्शल और रॉबिन्स के बताया गया है कि श्रेष्ठ की परिभाषा दिया गया यहाँ पर, तथा आधुनिक अर्थशास्त्र में से किसी की परिभाषा श्रेष्ठ है या एक क्या है विवादास्पद विषय है। अब यह बात लगभग तय मान ली गई है कि एडम स्मिथ की परिभाषा श्रेष्ठ है की श्रेणी में नहीं आती, श्रेष्ठता की श्रेणी में नहीं आती, जो किसका है, जो एडम स्मिथ का, क्योंकि एडम स्मिथ की धन केंद्रित विचारधारा कड़ी आलोचना हुई है। एडम स्मिथ के ठीक विपरीत भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे के मेहता की परिभाषा है, यह नीति शास्त्र एवं दर्शन की दृष्टि से तो ठीक है ना। हम भारतवासी इस परिभाषा को उचित भी ठहराने के प्रयत्न कर सकते हैं, किंतु प्रोफेसर मेहता की जो है परिभाषा को विश्व स्तर पर मान्यता नहीं मिल पाई है। उसकी परिभाषा मुख्य आलोचना यही है कि यदि उसके दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाए तो आर्थिक प्रगति का क्रम रुक जाएगा, बोलता है मेहता के अनुसार, है बच्चों। अगला देखेंगे प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा के तर्क दृष्टि से अधिक वैज्ञानिक कही जा सकती है। आज एक व्यक्ति, एक फर्म और एक राष्ट्र के सामने, है ना, सीमित साधनों से अपने असीमित लक्ष्यों को पूरा करने की समस्या है। अर्थशास्त्र जो है कि विषय सामग्री यही है ना। यदि सभी व्यक्ति राष्ट्रों के पास साधन से असीमित हो जाते हैं तो अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं होती है। जो आगे बताया कि आधुनिक अर्थशास्त्र ने मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा को मिलाकर गतिशील परिभाषा देने का प्रयास किया है, किंतु उनमें प्रोफेसर मार्शल रॉबिन्स की परिभाषा जो है मौलिकता का अभाव है। इसमें इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा में से ही कोई एक उत्तम कही जा सकती है। सरलता और व्यवहारिकता के आधार पर प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा उत्तम कही जा रही है, जबकि तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर रॉबिन्स की परिभाषा श्रेष्ठ श्रेणी में आता है बच्चों। तो अगला देखते हैं, यहाँ पर मुझे ध्यान देंगे आप, है ना, मार्शल एवं रॉबिन्स की परिभाषा की तुलना कि किस प्रकार यहाँ पर तुलना किया गया है, दोनों में समानताओं और असमानता के आधार पर किया गया है। तो पहले देखेंगे प्रोफेसर रॉबिन्स और मार्शल की परिभाषा में समानताएं। पहला है देखो, मनुष्य और उसकी क्रियाओं का अध्ययन, मतलब दोनों ने मनुष्य क्रियाओं का अध्ययन यहाँ पर किया है, ठीक है। दूसरा है अधिकतम संतुष्टि की समानता, मतलब रॉबिन्सन ने सीमित साधनों का प्रयोग अधिकतम संतुष्टि के लिए बताया है, इसी प्रकार मार्शल ने इसे मानवीय कल्याण के लिए कहा गया है। अर्थशास्त्र को विज्ञान माना, प्रोफेसर रॉबिन्स और मार्शल दोनों ने अर्थशास्त्र को विज्ञान माना है ना, क्योंकि विशिष्ट दशा अन्य बातें समान होने पर दोनों ने व्यवहार किया है। धन एवं सीमित साधनों में समानता, सुख प्राप्ति के लिए धन एवं सीमित साधन एक ही है। आवश्यकता की संतुष्टि मनुष्य के जीवन का प्रधान लक्ष्य है। मार्शल ने भौतिक साधन या धन को माध्य माना है, जबकि रॉबिन्स ने सीमित साधन को, धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व। प्रोफेसर मार्शल रॉबिन्स दोनों ही अर्थशास्त्रियों ने धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व दिया है। साधन एवं धन उन वस्तुओं को कहते हैं जो सीमित हो और जिनमें आवश्यकता की संतुष्टि करने का गुण हो, जिसे मार्शल ने अधिकतम कल्याण और रॉबिन्स ने अधिकतम संतोष कहा गया है। तो अगला देखेंगे बच्चों, अंतर में यहाँ पर जो बताया गया है
प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा और रॉबिन्स की परिभाषा के अंतर्गत वर्गीकरणीय एवं विश्लेषणात्मक दोनों में अंतर। तो प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा जो है मूलतः वर्गीकरणीय है। इन्होंने साधारण से असाधारण, सामाजिक से असामाजिक, आर्थिक से अनार्थिक क्रिया आदि वर्ग बनाया, जबकि रॉबिन्सन ने में परिभाषा में इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया। उन्होंने समस्त मानवीय क्रियाओं को अर्थशास्त्र का विषय माना है। इन्हीं की परिभाषा जो है मूलतः विश्लेषणात्मक है। धन साधनों के प्रयोग संबंधी क्रियाएं। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो है अर्थशास्त्र धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र सीमित साधनों के प्रयोग से संबंधित क्रियाओं का विवेचन करता है। मुद्रा के मापदंड। प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा के मापदंड के प्रयोग द्वारा अर्थशास्त्र का निश्चित प्रदान की है, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स ने मुद्रा के मापदंड को अलग कर अर्थशास्त्र में अनिश्चितता ला दी गई है। अब मानव कल्याण के आधार। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मानवीय क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य मानवीय कल्याण में वृद्धि करना है, जबकि रॉबिन्स के अर्थशास्त्र की परिभाषा से बाहर रखा गया है। उसके अनुसार साध्य केवल साध्य होता है, उनके चारों ओर नैतिकता का कोई घेरा नहीं होता। बच्चों यहाँ पर अगला देखें दृष्टिकोण और सिद्धांत का अंतर। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा सरल एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए हुआ है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र के समस्त जो नियम है साधारणतः मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पूर्ति करता है। अगला देखेंगे सामाजिक एवं मानव जीव विज्ञान, सामाजिक एवं जो दिया है असामाजिक मनुष्य की क्रियाएं। प्रोफेसर जो यहाँ पर दिया मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में समाज में रहने वाला व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर चाहे वहाँ पर साधु, सन्यासी आदि जो समाज के बाहर रहते हैं उनकी क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की परिधि के बाहर है। जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स के मतानुसार बोलता है अर्थशास्त्र के नियम साधु, सन्यासियों या समाज के बाहर रहने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होता है, इसलिए अर्थशास्त्र में समाज के बाहर रहने वाले व्यक्ति का भी अध्ययन किया जाता है। अब अगला देखिए कला एवं विज्ञान। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो अर्थशास्त्र जो है नियमों को एवं सिद्धांतों को विवेचना तो करता ही है, साथ ही उनका जीवन में किस प्रकार उपयोग किया जाता है और ज्ञान देता है उनके बारे में अध्ययन किया होता है। प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान मानते हैं, इसके अनुसार अर्थशास्त्र कला नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आज के लिए यहीं तक पढ़े। नेक्स्ट में जो आपको दिया गया है ये कंप्लीट किया हो गया बच्चों, है ना। गुड डे आज के लिए।